हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एंजल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। आपको जैसा कि पता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स चल रहा है, बीएससी नर्सिंग आरएनएसएस 2026। तो अब आप देखते हैं एंजल एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा है क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आप देख सकते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में है। पहले हम पढ़ेंगे फ्लोअर, पुष्प। तो पुष्प में 4 भाग होते हैं, फर्स्ट है जायांग, पुमंग, दलपुंज और बाह्य दल। अब जायांग को अंडक भी बोलते हैं, पुमंग को पुंकेसर भी बोलते हैं, दलपुंज को दल भी बोलते हैं और बाह्य दलपुंज को बाह्य दल बोलते हैं। तो इसमें जायांग और अंडक है मादा जननांग है, पुमंग और पुंकेसर नर जननांग है और दलपुंज और दल और बाह्य दलपुंज और बाह्य दल ये दोनों सहायक जननांग है। क्या है ये? बाह्य जननांग। तो इनका विशेष ध्यान रखिए, ये दोनों है बाह्य जननांग। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी आप याद रखिएगा, ये याद रखने की चीज है। ओके। इसके बाद हम देखते हैं पुंकेसर। इसमें पुंकेसर का समूह है पुमंग और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, प्राकोष और तंतु। प्राकोष और तंतु आप डायग्राम में देख सकते हैं। पुष्प का जो ये ऊपर का भाग है उसे बोलते हैं प्राकोष और ये जो नीचे का भाग है उसे बोलते हैं तंतु। तो ये भी याद रखना, ये तंतु है। डायग्राम जैसा कि आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है इसका, आप देख सकते हैं। तो ये डायग्राम भी याद रखें। ओके। फिर आगे देखते हैं हम प्राकोष। ओके, हम देखते हैं प्राकोष। तो प्राकोष के अंदर हम देखेंगे यह पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित होता है। प्राकोष पुंकेसर के शीर्ष पर, जो कि ये है प्राकोष, जिसमें आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। जैसा कि ये डायग्राम है, ये याद रखना प्राकोष है। इसकी नेक्स्ट है, इसकी द्विपाली संरचना होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके बीच में ये है और ये लो, इसे द्विपालित होती है और इसमें ये 2 होते हैं, ये याद रखना। ये चतुष्कोणीय होता है। चतुष्कोणीय मतलब 4 कोण होते हैं इसमें, ये जैसे कि 4 कोण दिख रहे हैं आपको। और उसके बाद में प्रत्येक प्राकोष में 4 लघु बीजाणुधानी स्थित होते हैं। तो 4 लघु बीजाणुधानी, यही बात होगी। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी स्थित होते हैं। ये एक पाली हो गई इधर वाली, जैसे कि देखो ये इधर वाली एक पाली, ये इधर वाली, तो इसमें 4 हो गए और इसमें 2 हो गए, एक पाली में 2। फिर हम पढ़ेंगे तंतु। ये है तंतु। तो तंतु यह पुंकेसर में प्राकोष से नीचे होता है। तो प्राकोष आ गया, इससे नीचे का ये भाग, ये है ये आ गया प्राकोष। ओके। तो ये प्राकोष हो गया। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। इसमें आगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोपर्गिनिया, लघु बीजाणुधानी की संरचना। पुंकेसर के प्राकोष में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है जो कि आप सभी को याद करना है। ये डायग्राम एकदम सही डायग्राम है और इसमें 4 भाग होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। ये जैसी जैसी परत दिख रही है, ये 4 परतें हैं इसमें, ये देख लेना बस आप। फिर आप इसके अंदर देख लेना एपिडर्मिस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एपिडर्मिस एंडोथीसियम एवं मध्य परत तीनों सुरक्षात्मक व पराग स्फुटन में मदद करती है। ये तो आप याद ही रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप याद ही रखिएगा। टेपिटम पढ़ेंगे अब। तो टेपिटम पढ़ते हैं हम। टेपिटम के अंदर क्या है? यह आंतरिक परत है। इसमें कोशिका सघन कोशिका द्रव्य होता है। इसकी कोशिकाएं बहुगुणित होती है। यह परागकणों या लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। स्पोरोपोलिन का संश्लेषण एवं परागकण की बाह्य तौर पर श्रावण होता है। अब इसमें भी एक इम्पोर्टेंट और आ रहा है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट ये आ रहा है, लघु बीजाणुधानी में द्विगुणित बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है जो लघु बीजाणुज है। अब हम एमसीक्यू भी कर लेते हैं ये। तो एमसीक्यू करेंगे अब हम। एमसीक्यू में फूल का नर जनन अंग कहलाता है। फूल का नर जनन अंग क्या है? पुंकेसर है। इसके अंदर मैंने जो बताया था आपको पुंकेसर। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है, पुंकेसर में निम्न में से क्या पाया जाता है? पुंकेसर में क्या पाया जाता है? प्राकोष और तंतु। ये भी मैंने आपको बता दिया था, प्राकोष और तंतु। ओके। तो इसमें प्राकोष और तंतु, ये भी आप याद रखिए। फिर अब ये देख रहे हैं
तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर आप देख सकते हैं पराकोष की सबसे बाहरी भित्ति परत को क्या कहते हैं। तो बाहरी जो बाह्य त्वचा, ये होती है बाह्य त्वचा। फिर इससे नेक्स्ट देखते हैं हम, इससे नेक्स्ट है पराकोष की कौन सी परत विकसित परागकणों को पोषण देती है। इसमें तो टेपिटम है भाई, ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, टेपिटम लगा दो आप, ये तो बिना सोचे लगा सकते हो आप। ओके, बिना सोचे समझे टेपिटम लगा सकते हो। द्विकोशीय परागकोश के प्रत्येक खंड में होता है, तो कितने खंड होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा आप, 4 कक्षक। बीजाणुधानी की ऐसी परत जो सुरक्षा व पराग स्फुटन से संबंधित है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें चारों ये तीनों है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और तीसरा टेपिटम आगे। बीजाणुधानी की ऐसी परत जो सुरक्षा व पराग स्फुटन से संबंधित है, तो ये तीनों है ऑल, इसमें डी है जी। फिर हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन के अंदर हम पढ़ते हैं लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणी बीजाणुधानी के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ओके जी, ये हमने देख लिया लघु बीजाणुधानी कहलाती है। और ये देख लीजिए आप, ये भी याद करने के लिए हैं। बीजाणुजन उत्तक से हम क्रिया करवाते हैं समसूत्री, तो उसे बनाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जब हम नेक्स्ट देख रहे हैं लघु बीजाणु जनन उत्तक के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ये ऊपर वाली बात ही है जो हमने ये बात पढ़ी है, आप देख सकते हैं जो हमने ये बात पढ़ी है वही बताई गई है इस लाइन में। ओके, तो अब हम देखते हैं जो है 400 लघु बीजाणु या 400 परागकोश बनाने की कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका चाहिए। लघु बीजाणु मात्र कोशिका 100 माइसोसिस, 400 बीजाणु या परागकोश। ओके जी, ये भी याद रखने की बात है। चलो ये हो गया, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में परागकण, इसकी गोलाकार संरचना होती है। जी हाँ बिल्कुल, इसकी गोलाकार संरचना होती है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसकी गोलाकार संरचना होती है। एक मिनट, इसको उठा देते हैं हम। अब आप देख सकते हैं इसकी गोलाकार संरचना होती है, कैसी होती है, इसकी एक गोलाकार संरचना होती है, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है, इसकी एक गोलाकार संरचना है। यह है परागकण। ओके, यह अगुणित होती है। अगुणित को भाई ये याद रखना, एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। इसकी साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है भाई, 25 से 50, 25 से 50 होती है जी। ये तो याद रखने की बात है जी, 25 से 50 माइक्रोस्कोप, ये तो याद ही कर लेना जी आप। चलो जी, ये हो गया। इसका निर्माण परागकोश के लघु बीजाणुधानी में होता है। परागकण 2 आवरण युक्त होते हैं, बाह्यतोल, अंतःतोल। जी हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। ओके जी, ये एकदम सही बात है ये दोनों। अधिकांश पादपों में परागकण 2 कोशिका अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात है। फिर चलो हम ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी सही चीज है। ओके, ये भी देखने लायक चीज है। अब हम करते हैं एमसीक्यू। ओके जी, चलो एमसीक्यू देखते हैं। एक परागकण 3 कोशिका अवस्था में पहुंचने तक कितने विभाजन से गुजरता है। ये बिल्कुल 1 अर्धसूत्री व 2 समसूत्री से। बिल्कुल सही है इसका बी ऑप्शन। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे एमसीक्यू आ रहा है एक, तो आप एमसीक्यू देखिएगा। ये एमसीक्यू देखते हैं हम अब। परागकण की जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा बनती है। कायिक कोशिका, नर युग्मक, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु। नर कोशिका बनती है जी, ये तो सब याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अधिकांश पादपों में परागकण कितनी कोशिका अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है। इसका है 2 कोशिका। बिल्कुल जी, 2 कोशिका है, ये भी याद रखना जी आप, ए ऑप्शन इसका जी, ए ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, पराग एलर्जी, पोलेन एलर्जी। इसमें कारक है परागकण द्वारा होने वाली एलर्जी। उदाहरण है
पोर्चेनियम, गाजर घास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पराग बैंक। परागकणों का संरक्षण -196 डिग्री सेल्सियस ताप एवं द्रव्य नाइट्रोजन में किया जाता है, जिसे पोलन बैंक कहते हैं, पराग बैंक कहते हैं। पराग उत्पाद। परागकण पोषण तत्वों से भरपूर होते हैं। पराग उत्पादकों का उपयोग है संपूरक आहार के रूप में एथलीट मतलब धावक एवं धावक घोड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में। परागकणों से टेबलेट व सिरप बनती है। ये जो उत्पादकों का उपयोग है सेकंड नंबर का, ये याद कर लेना भाई, ये बहुत जगह आता है, बार बार पूछे जाने वाला है, तो ये भी आप याद रखिएगा जी, बिल्कुल अच्छी चीज है ये। नेक्स्ट देखते हैं पराग जीवन क्षमता। परागकण जिस अवधि पर तक परागकोश से निकलने के बाद अंकुरित हो सकता है उसे पराग जीवन क्षमता कहते हैं। अलग अलग पादपों में के परागकण अलग अलग जीवन क्षमता दर्शाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, ये लाइन भी बार बार पूछी जाती है तो याद रखिए। 30 मिनट जीवन क्षमता। गेहूं, चावल, मक्का, ग्रेमियम या पोएसी कुल। कई महीनों तक जीवन क्षमता। एलुमिनेसी, रोजिसी, सोलेनेसी कुल। जी ये भी छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा जी आप। ओके जी, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जरूर देखिएगा जी आप। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं 5 के 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर देख लेना, ये आपके लिए जरूरी है, बिल्कुल याद रखना। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उच्च प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ जो किसी अम्ल, सार, लवण या एंजाइम से क्रिया नहीं करता स्पोरोपोलेनिन कहलाता है। परागकण। एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। परागकोश का स्फुटन एंडोथीसियम, परागकोश संरक्षण, सुरक्षा एवं स्फुटन सहायक 3 परत एपिडर्मिस, एंडोथीसियम मध्य परत। पोलन कीट। कुछ कीट परागित पुष्पों के परागकण के चारों एक वसीय परत पाई जाती है, उसे पोलन कीट कहते हैं। ये भी आपने देख लिया है, तो आप धीरे धीरे देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूँ। एमसीक्यू है मादा मुखोद्भिद, ये जो आपको दिख रहा है ये एमसीक्यू करवा रहा हूँ। मादा मुखोद्भिद होता है, इसका भ्रूण कोश, बिल्कुल राइट है, भ्रूण कोश होता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। जी सी, इसका सी ऑप्शन है, याद रखिएगा, सी सही है, इसका डी सही है जी। ओके जी, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू मिल नहीं रहा है जी, ये आ गया एमसीक्यू। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम, ये वाला। निम्न में से अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है जी, इसमें सोचने की भी बात नहीं है, डी है जी मटर, इसमें तो मटर है जी, सब याद रखना जी, मटर, हाँ जी बिल्कुल याद रखना, इसका तो है मटर, बिल्कुल जी मटर, याद रखने की चीज है। निम्न में से भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है, इसका भी मटर है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल मटर जो लिख दिया है मैंने। निम्न में से स्कूटेलम पाया जाता है, एक बीजपत्री घास में पाया जाता है जी, बिल्कुल ए है इसका ऑप्शन। फिर एलुरोन परत बनी होती है प्रोटीन की जी, इसमें है क्या, हाँ जी सी नंबर के में प्रोटीन, बिल्कुल जी प्रोटीन में, हाँ जी बिल्कुल प्रोटीन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। जब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे इसमें, तो चलो जी अब एमसीक्यू खत्म हो गए हैं, तो इसी के साथ हम क्लास एंड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाकी नोट्स है, जिस किसी को भी ये नोट्स चाहिए पीडीएफ के द्वारा तो उन्हें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे सेक्शन से। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे एजुकेशन को, एंजल एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जी बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे। आपका सबका स्वागत है एंजल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, तो सब आइएगा और एंजल एजुकेशन हमेशा आपके साथ रहेगा जी। तो एंजल एजुकेशन को आप, एंजल एजुकेशन है, एंजल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करें, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको एक इंस्टाग्राम आईडी देंगे, उस इंस्टाग्राम आईडी पे जो भी मैसेज करेगा कि सर हमें ये चाहिए, तो उन्हें 100% की गारंटी देते हैं, वो जिस चैप्टर का नेम लेगा उस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे हम आपको, किसी भी हालत
में हमें कुछ भी करना पड़े, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। ये गारंटी है हमारी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब हम आपको बता दें, ये नोट्स है, ये हम आपको संपूर्ण तरह से प्रोवाइड करवाएंगे। और किसी भी चाहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए, तो वो भी आप याद रखिएगा। जल्द ही आएगी हमारी एक और क्लास, जो हमने बताया था महामैराथन आने ही वाली है, आपकी विजय तिलक महामैराथन, वो भी जल्द ही आएगी आपकी विजय तिलक महामैराथन। उसमें भी जुड़ने के लिए सभी तैयार है ना। विजय तिलक महामैराथन जल्द ही आएगी। वो आएगी संपूर्ण एमसीक्यू के साथ, जिसमें होंगे 33 एमसीक्यू केमिस्ट्री के, 33 एमसीक्यू फिजिक्स के, 34 एमसीक्यू आएंगे बायोलॉजी के। तो 33 और 34 टोटल हो गए 100 क्वेश्चनों की महामैराथन आएगी। जिस प्रकार से आपका आरएमएसएस एंट्रेंस का पेपर आता है, उसी तरह से उसी पैटर्न के अनुसार हम आपको देंगे। 12th बेस पे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 12th की पीसी भी आएगी। और अगर आगे से कुछ आता है कि नीट के द्वारा होगी इस बार, तो हम 11th और 12th में मिलाकर आपको देंगे अगली मैराथन में। इस बार जो फर्स्ट मैराथन आएगी विजय तिलक, उसमें ओनली फॉर 12th के आएंगे। फिर सेकेंड आएगी, उसमें हम देखेंगे क्या नोटिफिकेशन आता है, और अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तो हम 12th के बेस पर ही आपको तैयारी करवाएंगे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, एंजल एजुकेशन से जुड़िएगा। हम आपकी हर चीजें सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप कमेंट में हमें बोलते हो सर इस चैप्टर पढ़ाइए, तो हम वही चैप्टर आपको, आपका कमेंट आता है उसके 1 या 2 घंटे के बाद ही तुरंत ही यूट्यूब पर ऐड कर दी जाएगी क्लास, आप देख सकते हैं। और अगर ऐसा कभी होता है कि आपने कमेंट किया और आपका रिप्लाई नहीं मिला हो, तो भी हम दावे के साथ कहते हैं आपका कमेंट आएगा, उसके 5 से 10 मिनट के बाद ही तुरंत ही हमारा रिप्लाई आएगा आपके पास। विश्वास रखिए एंजल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। एंजल एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके लिए 24/7 होस्ट आपके लिए तैयार रहेगा। कभी भी मैसेज कर देना, आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा आपका एंजल एजुकेशन। और थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और कोई क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, और आप हमारा ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू।